मिथ्स होते हैं इससे रिलेटेड? फैमिली में बहुत सबको लग रहा था कि ऐसा नहीं होता, आईवीएफ में कुछ भी डाल देते हैं। आई मीन इट इज़ नॉट लाइक दैट। क्यों कोई कुछ भी डालेगा? आई मीन ऐसी पिक्चरें भी बन गई है ना। शादी कर लेते, करियर सेट कर लेते, घूम लेते, फिर 35-36 पे दे रियलाइज कि नहीं अभी हमें प्रेगनेंसी प्लान करनी है। इट्स टू लेट टू प्लान अ प्रेगनेंसी एट दैट स्टेज। दो इंपॉर्टेंट चीजें, आईवीएफ एंड आईयूआई, दोनों क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है? एक बार आईवीएफ से प्रेगनेंसी लेके जाते, फिर वो हमें बताते कि बस इतना ही था, कि हम क्यों डरते थे इतनी सिंपल प्रोसेस के लिए। दूसरा एक कॉमन मिथ है कि आईवीएफ के बच्चे में कुछ खामियां होती है। ओके। और हमारी लाइफस्टाइल बहुत मॉडर्न हो गई है। वी आर अडेप्टिंग वेस्टर्न कल्चर इन अ वेरी बिग वे, बट द थिंग इज कि हमारा बॉडी इज नॉट वेस्टर्न, आवर जेनेटिक्स आर स्टिल इंडियन। राइट। सो वी फील के 35, अमेरिका में कहाँ कोई 35 से पहले प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, चलो हम भी वही टाइम से करते हैं। तो वहाँ पे 35 इतनी बड़ी एज नहीं है, दे कैन गेट प्रेगनेंट इजीली एट दैट एज। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं हो सकते, बट यहाँ प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं आफ्टर दे क्रॉस द एज ऑफ 35-36। वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ द एज शो। मैं हर्ष जोशी आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस एपिसोड में। सो टुडेज एपिसोड इज अबाउट rising infertility in India, about IVF, and today we have a very special guest. He's a renowned IVF expert with more than a decade of experience. He's an infertility expert. So it's an honor to have Dr. Joel Banker on this podcast. So sir, आपका बहुत बहुत स्वागत है The Edge Show में. Thank you so much for having me here, and hopefully we'll have a great conversation ahead. Definitely. So हम इस टॉपिक से शुरू करते हैं. What is infertility and क्यों बढ़ रहा है? Why it is increasing? सो इनफर्टिलिटी इन जनरल सेंस इज कि जब कोई कपल 1 साल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा हो और अगर प्रेग्नेंट नहीं हो सकता तो उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। Right. 1 ईयर ऑफ एक्टिव ट्राइंग। अगर उसको वो कपल को पहले एक प्रेगनेंसी रह चुकी है, या कोई चाइल्ड है, या प्रेगनेंसी रह के कोई मिसकैरेज हुआ हो, कुछ भी हो, पर अगर प्रेगनेंसी रह चुकी है तो अगर प्रेगनेंसी नहीं रही है तो उसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। अगर एक बार पहले प्रेगनेंसी रह चुकी है तो उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। सो इट इज़ क्वाइट सिंपल। Okay. अभी in this particular era of digital devices, तो the graph is increasing continuously. इसके मुख्य कारण क्या है? मतलब what are the main causes why it is increasing? The most important cause is age. Okay. We tend to ignore that fact कि हम सब काम में लगे पड़े। Everybody wants to get married late. शादी के बाद भी लोगों को ऐसा है कि थोड़े साल घूम लेते हैं, ये कर लेते हैं, कि फिर दे स्टार्ट प्लानिंग। कि लोगों को प्रेगनेंसी ही नहीं चाहिए। आई मीन दे फील के चलो बाद में पहले शादी कर लेते, करियर सेट कर लेते, घूम लेते, फिर 35-36 पे दे रियलाइज कि नहीं अभी हमें प्रेगनेंसी प्लान करनी है। देन इट इज़ मोस्ट ऑफन इट इज़ टू लेट टू प्लान अ प्रेगनेंसी एट दैट स्टेज। कई बार फर्स्ट चाइल्ड आ चुका है, फर्स्ट चाइल्ड एट द एज ऑफ 33 या 34, एंड देन उनको सेकेंड चाइल्ड चाहिए एट 37, 38, 39। तो many reasons, but primary is age, मेनली बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर्स। और हमारी लाइफस्टाइल बहुत मॉडर्न हो गई है। वी आर अडेप्टिंग वेस्टर्न कल्चर इन अ वेरी बिग वे। तो लाइफस्टाइल, वर्क, डाइट, हैबिट्स, एवरीथिंग इज वेस्टर्न, बट द थिंग इज कि हमारा बॉडी इज नॉट वेस्टर्न, आवर जेनेटिक्स आर स्टिल इंडियन। Right. सो वी फील के 35, अमेरिका में कहाँ कोई 35 से पहले प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, चलो हम भी वही टाइम से करते हैं। सेलिब्रिटीज़ कहाँ कोई प्लान कर रहे हैं कि चलो हम भी, वी विल ऑल्सो हैव टाइम। But for Indians, 35 is, our genetics are different. Indian ovaries age almost 6 years faster than the Western world. Right. तो वहाँ पे 35 इतनी बड़ी एज नहीं है, they can get pregnant easily at that age. यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं हो सकते, but यहाँ problems आने शुरू होते हैं after they cross the age of 35-36. Okay. And apart from this, lifestyle habits, anxiety, इसका भी असर होता है. So it all adds up. But ऐसा नहीं है कि anxiety की वजह से pregnant नहीं होंगे। बहुत सीवियर स्ट्रेस हो तो समटाइम्स हॉर्मोन्स में प्रॉब्लम आती है, बट इट इज़ नॉट दैट कॉमन। आई मीन देयर माइट बी सम अदर रीजंस के एंग्जाइटी इज ऑफकोर्स इन्वॉल्व। एक फैक्टर है एंग्जाइटी, एक फैक्टर है लाइफस्टाइल। एक्सरसाइज ऑलमोस्ट जीरो हो गई है, एवरीबडी सेडेंटरी, तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते रहते हैं, फूड हैबिट्स चेंज होती रहती है। जितने पैकेट फूड्स खाते हैं, प्लास्टिक्स पहले से ऑटोमेटिकली इंजेस्ट होते हैं, तो स्पर्म पैरामीटर्स, पीसीओडी, ये सारी चीज़ें पहले से ही प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। सो लाइफस्टाइल ऑफ कोर्स मैटर्स। पहले के टाइम में ये नहीं होता था बिकॉज ये प्लास्टिक कंजम्पशंस, फूड हैबिट्स वर बेटर, एक्सरसाइज बहुत कॉमन थी, इसलिए हार्मोन्स बहुत अच्छे थे, एंड दे यूज्ड टू प्लान प्रेगनेंसीज अर्ली। अभी भी इफ़ यू लुक एट रूरल पॉपुलेशन, अभी गाँव में जाओ तो 20 पे तो 1-2 बच्चे सबके हो ही गए होते हैं। Right.
So that is the fertile age. You are most fertile when you are between 18 to 25. 18 So to 25. वो एज पे तो हम सोचते भी नहीं है कि हमें प्रेगनेंसी, आई मीन ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट रॉन्ग, बट दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि क्यों इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है. जैसे पहले 17-18 की उम्र में भी शादी हो जाती थी, अब तो कह सकते हैं मेजॉरिटी, मतलब अगर मैं सिटीज़ की बात करूँ तो 20-25 के बाद ही जाता है शादी का टाइम. 25 तो इट इज़, आई मीन वी फील वेरी हैप्पी कि अगर कोई 25 साल पे शादी के करके आ जाए कि अब प्लान कर रहे. वेरी रेयर इन द वर्किंग एनवायरनमेंट, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में 30 से पहले तो बिकॉज ऑफ एजुकेशन, आई मीन कि काम पढ़ाई ख़त्म होती है 28-29 पे. राइट. फिर ये सब नेक्स्ट चैप्टर्स शुरू होते हैं कि अब चलो शादी करते हैं. फिर चलो कि पहले तो लिव इन में रहते हैं, 2-3 साल देखते कि कंपैटिबल है या नहीं है, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे का स्टेज आता है. राइट. इट इज़ अ वेरी बिग फैक्टर. अभी तो ऐसे मतलब ऐसा होता है ना, जैसे जोक्स वगैरह सर्कुलेट होते हैं, तो अभी क्या जो मैरिज की जो डेट होती है, किसी ने 22-23 या 24 में शादी कर ली, तो इट्स लाइक कंपैरिजन हुआ था कि आप न्यू ईयर पार्टी में 9:30 बजे निकल गए पार्टी से. इस तरह का कंपैरिजन हो गया है. इतना मतलब इट इज दैट स्टिग्मेटाइज कैसे. यस, इस तरह का हो गया. राइट. सो ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा इनफर्टिलिटी, और फिर उसके बाद लोग ऑप्शंस ढूंढते हैं टू कंसीव एंड ऑल, और उसमें एज फैक्टर एक बहुत बड़ा होता है जैसा आपने कहा. नाउ कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, दैट इज IVF. थोड़ा हम जैसे एज आई टोल्ड कि कोई भी, ऑफ कोर्स पीपल आर वाचिंग दिस, लिसनिंग टू दिस, कोई भी लेमैन इस चीज़ को समझ सके. 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, IVF एंड IUI, दोनों क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है? हम 3 चीज़ देखते हैं. पहले क्या नेचुरल प्रेगनेंसी में क्या होता है, फिर Sure, उसके sure. बेसिस पे हम देखते हैं IUI में क्या है, और फिर IVF में क्या है. श्योर. तो ओवरीज के अंदर एग्स होते हैं. एवरी मंथ जब भी पीरियड्स आते हैं, अगर रेगुलर साइकिल्स हो तो मिड साइकिल ओव्यूलेशन होता है. यानी ओवरीज के अंदर एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स है. व्हेन यू आर बॉर्न एक फिक्स नंबर है, एज यू एज धीरे धीरे कम होते हैं, फिर मेनोपॉज आ जाता है. सो अगर आप 30 ईयर्स के हो रफली, आपकी ओवरीज में अराउंड हर एक 2 ओवरीज है, दोनों ओवरीज में अराउंड 10 एग्स है. एवरी मंथ योर ओवरीज प्रोड्यूस दोस 10-12 एग्स, और उसमें से एक एग बड़ा होता है. इफ एवरीथिंग इज फाइन तो वो एग में ओव्यूलेशन होता है, एंड दैट एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी इनटू द ट्यूब. अगर उस टाइम इंटरकोर्स रखा हो, रिलेशन रखे हो, तो स्पर्म्स इवेंचुअली रीच फ्रॉम द यूट्रस इनटू द ट्यूब्स, और वो प्रेगनेंसी ट्यूब में रहती है. ट्यूब में एग और स्पर्म मिलते हैं, फर्टिलाइज होता है, एम्ब्रियो बनता है, एंड दैट एम्ब्रियो स्टेज इन द ट्यूब फॉर 5 days, और 5 दिन बाद जाके यूट्रस के अंदर स्टिक हो जाता है. अगर स्पर्म पैरामीटर्स में कोई प्रॉब्लम हो, बॉर्डर लाइन मोटिलिटी कम हो, काउंट कम हो, एज अच्छी हो, ट्यूब्स ओपन हो, और प्रेगनेंसी ना रहे, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जिसको IUI कहते हैं. IUI इज़ अ वेरी बेसिक टेस्ट जिसमें हम मेडिसिन यानी दवाई या इंजेक्शंस देके ओवरीज में एग्स बनाते हैं. कई बार कोई पेशेंट को एग्स नेचुरली अच्छे नहीं बनते, तो दे नीड मेडिकेशंस टू क्रिएट एग्स. इंजेक्शंस और मेडिसिन देके वी ट्राई टू क्रिएट मोर देन 1 egg, बट नॉट मोर देन 3 eggs, क्योंकि हमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज भी नहीं चाहिए. तो डोज इज एडजस्टेड इन दैट वे कि 1 या 2 eggs बने ओवरीज में. फिर मॉनिटर करके, सोनोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू कीप ऑन मॉनिटरिंग कि कब वो एग की साइज़ प्रॉपर हुई. जब एग्स की साइज़ प्रॉपर हो तब हम ओव्यूलेशन के लिए इंजेक्शन देते हैं, एंड वो वी नो कि वो 36 hours बाद एग्स ओवरीज में से ट्यूब में चले जाएंगे. एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ एन IUI कि हम स्पर्म बाहर लेते, लैब में हम सीमेन सैंपल को प्रोसेस करते और एक कॉन्सेंट्रेट मोटाइल स्पर्म्स का मिक्सचर बनाते, और वो हम एक पतली ट्यूब से यूट्रस के अंदर रख देते. क्या शायद वो पैसेज में प्रॉब्लम है कि स्पर्म मोटिलिटी का में तो वो ट्यूब तक ट्रैवल नहीं कर सकते, एंड दिस इज अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन. सो IUI इज प्रैक्टिकली डिलीवरिंग स्पर्म्स इनटू द यूट्रस अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन. पर बाकी का प्रोसेस नेचुरल है कि एग को भी ओवरी में से ट्यूब में जाना है, स्पर्म्स को भी एग को मिलना है, वो फर्टिलाइज अपने आप होते हैं, फिर वो अगर प्रेगनेंसी रहे तो वो धीरे धीरे यूट्रस के अंदर आके स्टिक होता है. नेक्स्ट स्टेप इज IVF. IVF is it is not the next step. They are all different treatments. IVF में we give higher dose of injections, और ओवरीज में जितने एग्स है वो सारे एग्स को ग्रो करने की कोशिश करते हैं कि अगर ओवरीज में 20 एग हो तो हम 20 एग को ग्रो करने की ट्राई करते हैं. मॉनिटरिंग करते रहते हैं, एक बार एग्स प्रॉपर साइज के हो जाए, फिर ये एक एग पिकअप करके प्रोसीजर होता है जिसमें अंडर एनेस्थीसिया एक पतली नीडल से वी रिमूव द एग्स फ्रॉम द ओवरीज, और वो एग्स को हम लैब में ले जाते हैं. उसी दिन हम स्पर्म्स को भी लैब में ले जाते हैं, एंड वी सिलेक्ट द बेस्ट स्पर्म्स. अगर 10 लाख का काउंट हो और मेरे पास 20 एग्स हो, तो नाउ आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट द बेस्ट स्पर्म्स फॉर IVF. और एक स्टेप करते हैं जिसको कहते हैं ICSI,
यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो हर एक एग को हम माइक्रोस्कोप में पकड़ते हैं और एकदम पतली नीडल, इट इज़ द वर्ल्ड्स थिनेस्ट स्मॉलेस्ट नीडल, उससे हम एक एक स्पर्म पकड़ के एग के अंदर डालते हैं। एंड वी ट्राई टू ग्रो ऑल एग्स टू एम्ब्रियोज इन द लैब। वो 5 days का एम्ब्रियो जो ट्यूब में रहता था, वही ब्लास्टोसिस स्टेज का एम्ब्रियो हम लैब में बनाते हैं। लैब में होता है वो चीज़। और फिर वो एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर रखते थे। यानी अगर ट्यूब में कोई प्रॉब्लम हो, ट्यूब्स बंद हो या कुछ हो, तो ये पूरा प्रोसेस बाहर ही हो जाता है। सो IVF इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी लैब में फर्टिलाइज होता है। IUI में इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन है, यानी यूट्रस के अंदर सिर्फ स्पर्म्स रखते हैं। सो वेरी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, वेरी डिफरेंट सक्सेस रेट्स, और किसको क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो हम केस टू केस डिसाइड करते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, इसमें सक्सेस रेट दोनों की अगर बात करी जाए और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है इस बारे में। सो ये अगर आप थोड़ा इसके बारे में बता सकते हैं। सो अगर आपने 1 साल नेचुरली ट्राई किया, तो फर्स्ट ईयर ऑफ ट्राइंग में यू हैव द हाईएस्ट फर्टिलिटी, बिकॉज वी डोंट नो कि कोई फैक्टर है या नहीं है। तो ऑलमोस्ट 80 to 85% गेट प्रेग्नेंट इन 1 year ऑफ ट्राइंग, प्रोवाइडेड एज इज यंग। आई मीन मैं एकदम नॉर्मल कपल के बारे में बात कर रहा हूँ। इफ एज ही 36 है, तो चांसेस ऑफ नेचुरल प्रेगनेंसी आर लेस इवन इन द फर्स्ट ईयर। अगर वो ना हो तो IUI में हम, बिकॉज वी आर टाइमिंग एवरीथिंग, कंट्रोलिंग एवरीथिंग, तो IUI में सक्सेस रेट फॉल्स टू अराउंड 15 to 20%। 15 to 20 प्रोवाइडेड एवरीथिंग इज फाइन, एज इज यंग, ट्यूब्स आर ओपन, स्पर्म पैरामीटर्स आर गुड इनफ, ऐसा नहीं है कि बहुत खराब हो, आर गुड इनफ, ओवरीज आर फाइन। तो इट गिव्स अ 15 to 20% चांस, क्योंकि उसमें हम कुछ नया नहीं कर रहे, वी आर जस्ट पुटिंग स्पर्म्स इनसाइड। बट टाइमिंग और सबकी वजह से द सक्सेस रेट इज हायर देन नॉर्मल प्रेगनेंसी। सो इसीलिए यू माइट नीड मोर देन वन साइकिल ऑफ IUI। अगर 2, 3, 4 बार IUI करना पड़ सकता है, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग इट, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बट बिकॉज इट इज़ अ वेरी बेसिक ट्रीटमेंट, 15 to 20% चांस, यानी 3-4 बार करो तो इट गिव्स यू 50 to 60% चांस। IVF में बिकॉज पूरा एम्ब्रियो ही हम बाहर से रखते हैं, तो सक्सेस रेट्स आर बिटवीन 50 to 70%। So there is a huge difference between an IUI and an IVF, because इसमें पूरा एम्ब्रियो ही हम बाहर बनाते हैं। अब सक्सेस इन एन IVF also depends on many factors. First, so IVF में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है IVF लैब। एवरीथिंग, योर एम्ब्रियोज आर मेड इन द लैब। जितनी अच्छी लैब हो उतने अच्छे प्रेगनेंसी के चांस आपको दे सकते हैं। तो कई बार हम अगर 3rd day का एम्ब्रियो रखते हैं तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी आर लिटिल लेस। अगर हम day 5 ब्लास्टोसिस स्टेज का एम्ब्रियो रखते हैं तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी आर हायर। अनदर पैरामीटर इसके हम कितने एम्ब्रियोज एक साथ अंदर रखते हैं। अगर हम एक साथ एक एम्ब्रियो रखते हैं तो अराउंड 40 to 50% चांस रहता है। अगर 2 एम्ब्रियो रखो तो 65 to 70% तक जा सकता है। इसलिए जितने ज़्यादा रखते हैं, 3 पे जाओ तो उतने ज़्यादा होते जाते हैं। बट आवर एंड पॉइंट इज़ नॉट जस्ट अ प्रेगनेंसी, राइट? द सेफेस्ट अप्रोच फॉर अ मदर एंड अ चाइल्ड इज़ टू हैव अ सिंगल प्रेगनेंसी। सो वी डोंट ट्रांसफर मल्टीपल एम्ब्रियोज एट अ टाइम। तो 3 एम्ब्रियोज तो हमने आज तक किए नहीं है, आइदर 1 or 2। इसलिए प्रेगनेंसी भी रहे, सिंगल हो तो सिंगल भी रहे, सेफ भी रहे। सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सक्सेस रेट्स इन IVF। एज ज़्यादा हो तो भी थोड़ा सक्सेस कम हो सकता है, यानी यंगर एज इज ऑलवेज बेटर देन हायर एज। तो मेनी पैरामीटर्स आर इन्वॉल्व। प्रेफर्ड एज अगर देखा जाए तो आपने जैसे मेंशन किया 20s में 25, सो अराउंड 30। अराउंड 30। एज यू एज द नंबर ऑफ एग्स फॉल्स एंड द जेनेटिक क्वालिटी ऑफ द एग्स फॉल्स। यानी व्हेन वी कंपेयर इट, अगर एज 35 years हो तो जितने भी एग्स होते हैं एट द एज ऑफ 35, 50% आर ऑलरेडी एबनॉर्मल एट दिस एज। एट द एज ऑफ 40 ऑलमोस्ट 80 to 90% आर एबनॉर्मल एट दिस एज। यानी उनको लगता है कि पीरियड्स होता है, ओव्यूलेशन होता है, सब कुछ ठीक है, क्यों प्रेगनेंसी नहीं रहती? बिकॉज द एग्स आर एबनॉर्मल। दैट इज एजिंग, आई मीन दैट इज बायोलॉजी, दैट इज एजिंग, दैट इज जेनेटिक्स। तो प्रेगनेंसी रहे तो मिसकैरेज के रिस्क भी बढ़ जाते और प्रेगनेंसी का चांस भी कम हो जाए। इसलिए आइडियल एज इज बिटवीन अराउंड द एज ऑफ 30 years। तो अगर सपोज करो आफ्टर अटेम्प्ट्स एंड ऑल, एट व्हाट स्टेज शुड समवन कंसिडर कि यार अब तो टाइम है कि गो फॉर IVF? सो मैं बोलूँगा कि इट इज़ क्वाइट सिंपल। लोगों के माइंड में डाउट्स होते हैं, बट फॉर अस इट इज़ क्वाइट सिंपल। इफ़ यू आर लेस देन 30, आप 1-1.5 साल ट्राई करो नेचुरली। एक उसमें ना रहा देन यू नीड ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली, बट स्टैटिस्टिक्स ऑफ यू गेटिंग प्रेग्नेंट आर वेरी लेस एंड नॉट वर्थ वेटिंग, राइट? बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट चाइल्ड। अगर सेकंड चाइल्ड होता तो मैं बोलता कि चलो और 6 महीने वेट करो, बट सिंस दिस इज योर फर्स्ट चाइल्ड, यू माइट वांट अ सेकंड चाइल्ड एट 35-36। तो ये जितना जल्दी खत्म हो सके उतना करो। तो 1 to 1.5 years ऑफ ट्राइंग, अगर ना रहे तो गो फॉर ट्रीटमेंट, इवेल्युएशन करवाओ। इफ यू फिट इन दोज पैरामीटर्स ऑफ IUI तो गो फॉर IUI। अगर स्पर्म काउंट ही बहुत कम है, एग्स ही बहुत कम है, और वी फील कि यू हैव एन अर्जेंसी टू प्लान अ ट्रीटमेंट, देन यू माइट नीड टू गो फॉर IVF। तो इट इज़ नॉट कि
पहले IUI करवाओ फिर IVF ही करवाओ. You might need IVF first also. अगर हमने ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग किया 28 की एज पर बहुत कम आया तो इट मीन्स कि यू हैव एन अर्जेंसी टू प्लान. एंड IVF क्यों करना है? बिकॉज दैट ट्रीटमेंट गिव्स यू द हाईएस्ट चांस ऑफ प्रेगनेंसी. ऐसा नहीं है कि आपको नेचुरली नहीं रहेगी, बट सिंस यू डोंट हैव टाइम it makes sense for you to go for IVF without wasting time. Right. So less than 32, 1 year of trying naturally. More than 32, 6 months of trying naturally should be your cutoff. उसके बाद definitely. Then you need expert advice and assessment. फिर if you have time सब ठीक हो तो the doctor will only tell you कि और 6 महीने wait करो. But I mean it is very easy to say कि wait करो. It is very stressful for couples. जब वो timed होता है कि चलो आज तो हमें try करना ही है. I mean, 1 साल तक ट्राई किया, 2 साल तक ट्राई किया. We have seen couples getting divorced also because of this pressure. I mean, it is not a very easy thing. Family pressure, societal pressures, internal pressures भी. I mean, performance anxiety कि आज कुछ नहीं हुआ तो चलो आज काम से लेट हो गया तो. So many things are involved. So it should not be this stressful. I mean, क्यों rural area में इतने fast pregnancy रहते हैं? Because they are not that stressed about it. I mean, they have intercourse as a routine और रह जाए तो रह जाए, ना रहे तो ना रहे. Here तो we don't have time for anything. We need to plan के चलो कब plan करना है, ovulation कब होगा. It is not a routine natural process. It should be natural. और अगर ना रहे तो don't be afraid of seeking advice or seeking treatment. I mean there are treatment options for everything. Of course. और इससे related है ना, जैसे kind of misconceptions also about IVF, IUI, ये भी काफ़ी लोगों में होते हैं. जैसे मिथ्स होते हैं इससे रिलेटेड. व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस एनीथिंग लाइक जो आपको लगता है लोगों से? अब बहुत सारे मिथ्स है. आई डोंट नो कहाँ से शुरू हुए, बट आई मीन सो मेनी मिथ्स. मोस्ट कॉमन इसके किसी और का कुछ एग स्पर्म डाल दिया तो आई मीन इनिशियली फैमिली में बहुत सबको लग रहा था कि ऐसा नहीं होता, IVF में कुछ भी डाल देते हैं. आई मीन इट इज़ नॉट लाइक दैट. क्यों कोई कुछ भी डालेगा? आई मीन ऐसी पिक्चरें भी बन गई है ना. पिक्चर भी सो स्पर्म मिक्स अप एंड एवरीथिंग कैन पोटेंशियली हैपन. ऐसा नहीं है नहीं आ सकता. But any good clinic will take 2 extra steps to some extra precautions कि ये ना हो. I mean, if I talk about my clinic, I mean, usually all clinics have a manual witnessing system. So अगर XYZ नाम का patient आया, उसने एक semen analysis sample दिया, तो उसके डिब्बे पे भी XYZ हो, वो forms पे भी XYZ हो, and 2 people, 1 technician, 1 doctor, both of them cross match. ये सब ठीक है. It is called a manual double witnessing. और अगर सब ठीक हो, then only they transfer. Then only they use that semen sample or use that embryo. We do one more step which is called RI witnessing, which is a radio frequency witnessing. तो जब भी वो semen sample कोई देता है या eggs collect करते हैं या embryo बनता है, जो भी dish, tube, straw जो भी use करते हैं, that is radio frequency tagged. Each machine in the lab, each microscope is radio frequency tagged. And the patient has a card which is RF enabled. The system is called RI witness. तो जब भी वो हम डिश ऑटोमेटिकली माइक्रोस्कोप में रखते हैं तो द सिस्टम ओनली टेल्स अस कि दिस बिलोंग्स टू दिस पेशेंट. ओके. एंड द पेशेंट ब्रिंग्स देयर कार्ड विद देम कि अगर एम्ब्रियो ट्रांसफर करना हो तो वो कार्ड लेके आते हैं. वो कार्ड इंसर्ट करते हैं, मैं डिश माइक्रोस्कोप पे रखता हूँ. ओनली इफ इट मैचेस द सिस्टम विल गिव मी ग्रीन लाइट के इट बिलोंग्स टू द सेम पर्सन. इसलिए द चांसेस ऑफ मिक्सअप्स हैपनिंग इज ऑलमोस्ट जीरो. आई मीन इन दिस डे एंड एज, बट पोटेंशियल रह सकता है. बट इसलिए पहले के ज़माने में इतना कुछ नहीं होता था. People still have that doubt in their mind कि हम कर सकते क्या होता है क्या नहीं होता. दूसरा एक कॉमन मिथ है कि IVF के बच्चे में कुछ खामियां होती है. Okay, ऐसा भी. I mean, first IVF was in 1978. It's been so many years. Yes. जिसका पहला IVF हुआ उसका बच्चा है, उसके बच्चे आने के टाइम में we are at that stage in time. So there is no complication. ऐसा नहीं कि IVF से complications नहीं होता. But the chances of complications is the same as a natural pregnancy. Yes, definitely. This is just a way to get pregnant. इसलिए हम ऐसा नहीं है कि IVF के प्रेगनेंसी के बाद चाइल्ड में कुछ आए तो पीपल फील कि IVF की वजह से हुआ. वो शायद नेचुरल होता तो भी होता. So IVF does not increase nor does it decrease your chances of having any complications in the child. और दूसरा एक डाउट होता है कि वो इंजेक्शंस लेने पड़ते बहुत, बेड रेस्ट बहुत लेना पड़ता है. तो देयर इज नो नीड फॉर एनी बेड रेस्ट. योर वर्क कंटिन्यूज. पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड IVF करता है. आई मीन दे टेक इंजेक्शंस डेली, दे गो टू वर्क डेली. काम पे जाके बीच में 10 मिनट जाके इंजेक्शन लेके चले जाते हैं. तो योर वर्क इज नॉट डिस्टर्ब्ड. आई मीन यू कैन कंटिन्यू वॉट एवर यू वांट. थोड़े बेसिक प्रिकॉशन रखने होते हैं. आई मीन डोंट डू एक्सेसिव एक्सरसाइज या कुछ, बट योर वर्क लाइफ एवरीथिंग कंटिन्यूज. मतलब कुछ लाइफस्टाइल में जैसे क्या अवॉइड करना है उस टाइम पे ऑफ कोर्स कुछ गाइडलाइंस होती स्मोकिंग नहीं. आई मीन बेसिक अवॉइड अल्कोहल, जंपिंग वंपिंग. आई मीन बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस ना करो. बट बेसिक कॉमन सेंस. यू डोंट वांट एनी इन्फेक्शन इन योर बॉडी तो बाहर का खाना मत खाओ. आई मीन बेसिक प्रिकॉशंस. बट योर लाइफ इज नॉट अफेक्टेड इन एनी वे.
ये ज़माने में IVF इज़ क्वाइट सिंपल. इट यूज्ड टू बी क्वाइट टीडियस इन द पास्ट, पर अभी तो मोस्ट पेशेंट्स जो ये टेंशन लेके आते हैं हमारे पास, एक बार IVF से प्रेगनेंसी लेके जाते फिर वो हमें बताते कि बस इतना ही था, कि हम क्यों डरते थे इतनी सिंपल प्रोसेस के लिए. आई मीन इट कैन बी स्ट्रेसफुल ऑफ कोर्स, क्योंकि इंजेक्शंस होता है, इट कैन बी स्ट्रेसफुल, इट कैन बी एक्सपेंसिव, बट इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. जो हमारे माइंड में जो थॉट्स है कि इतना कुछ होगा IVF में, इट इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. और इनिशियली यू फील दीज स्ट्रेसेस, एक बार प्रेग्नेंट हो जाओ फिर एवरीथिंग. आई मीन मैं 1 साल पहले के पेशेंट को पूछूं कि कैसी रही आपकी जर्नी, तो उनको याद भी नहीं होता. दे आर सो बिजी इन द चाइल्ड कि जो भी था इट वाज वर्थ इट. सो एवरीबॉडी इवेंचुअली रियलाइजेस कि इट इज वर्थ द एफर्ट. राइट. वन मोर थिंग, जैसे आपने कहा जो ओपिनियंस होते हैं, जो अब जैसे पुरानी जनरेशन है तो दिमाग में ख्याल आता है ना हमारे समय तो ऐसा कुछ नहीं होता था, ये क्या शुरू हो गया. वो भी तो थोड़ा बहुत एक मिथ्स के फॉर्म में, मिसकंसेप्शन के होता है कि क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है सब करवाने की. आई मीन वही ग्रैंड पेरेंट्स जो ये बताते हैं, दे गॉट प्रेग्नेंट एट द एज ऑफ 18, 19, 20. ये हम 35 से शुरू कर रहे हैं, तो दे डोंट रियलाइज कि एज इज़ अ वेरी बिग पैरामीटर. एंड हम कंपेयर करते हैं कि इसको तो रह गई 7 साल बाद शादी के, ऐसे ही रह गई, आप क्यों IVF करवाना चाहते हो. तो यू कैंट कंपेयर. आई मीन अगर 100 लोग हमारे सामने बैठे हो, हमारे फ्रेंड सर्कल में हो, उसमें से एक जन को 40 के एज पे प्रेगनेंसी रह गई, तो हमारे माइंड में वी टेंड टू गिव दैट वन एग्जाम्पल कि इसको रह गई. वी डोंट सी कि वो 99 को नहीं रही. दैट इज हाउ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स वर्क इन अवर माइंड. हम एक एग्जाम्पल हमारे माइंड में फिक्स हो जाता है कि चलो उसको रह गई, चलो उसको भी रह गई थी 38 पे, कि IVF भी क्या नहीं रही, फिर नेचुरली रह गई. पर वो बाकी 98 का क्या हुआ? वी सी दोज पेशेंट्स एवरी डे. इट इज़ नॉट वर्थ वेटिंग. कई बार हमें फर्स्ट IVF करते सेकेंड नेचुरली रह जाती. वी आर नॉट कम्पीटिंग अगेंस्ट नेचर, राइट. वो तो नेचुरल तो कभी भी रह सकती है, नेचुरल तो कभी भी हो सकती है. अगर ना रही तो सो दैट इज द रीजन व्हाई वी टेंड टू डू इट अर्लियर. राइट. ओके, वन मोर थिंग, आई केम अक्रॉस दिस टर्म. जैसे IVF से पहले आपके जैसे आई कम ऑन दिस टॉपिक, बट उससे पहले जेनेटिक टेस्टिंग, ये क्या होता है एग्जैक्टली? सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग. इंडिया में एक लॉ है, ART एक्ट कहते हैं. सो इट इज़ गवर्न अंडर दैट लॉ कि कौन IVF कर सकता है, कौन जेनेटिक टेस्टिंग, किसको ऑफर कर सकते हैं जेनेटिक टेस्टिंग. बेसिकली जो भी ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो होता है उसमें 2 लेयर्स होते हैं. एक बाहर का लेयर जहाँ से प्लेसेंटा यानी मैली बनती है, एक अंदर का लेयर जहाँ से बेबी बनता है. तो बाहर के लेयर में से हम एक लेज़र से एक बायोप्सी लेते हैं, 6 to 10 सेल्स की बायोप्सी लेते हैं, और उसको हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं. दैट इज़ एम्ब्रियो टेस्टिंग. अब वो टेस्टिंग अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं. उसको PGT टेस्टिंग कहते हैं, प्री इम्प्लांटेशन, यानी एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने से पहले प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग. अब PGTA करके एक चीज़ आती है जिसमें हम क्रोमोसोम्स चेक करते हैं कि 23 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो होने चाहिए, जो हम सब में होते हैं, क्या वो एम्ब्रियो में है या नहीं है. अगर एज 40 हो तो वी नो के 10% ही एम्ब्रियोज नॉर्मल होने वाले. तो हम स्क्रीन करके देखते हैं कि अगर 4 एम्ब्रियो है तो उसमें से कौन सा नॉर्मल है, बिकॉज वी डोंट वांट टू कीप ऑन अननेसेसरीली ट्रांसफर एम्ब्रियोज के जिसमें प्रेगनेंसी ना रहे. तो इट इज़ टू स्क्रीन द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज. राइट. कई बार हस्बैंड वाइफ को थैलेसीमिया होता है, माइनर होता है इसलिए कोई सिम्टम्स नहीं होते, बट इट हैज़ अ रिस्क कि चाइल्ड में मेजर हो. तो उसमें हम PGT-M करके एक टेस्ट आता है. M इज़ फॉर मोनोजेनिक डिजीज़, यानी थैलेसीमिया एक सिंगल जीन डिजीज़ है. सिकल सेल एनीमिया, बहुत सारी ऐसी 200+ कंडीशंस है कि हस्बैंड वाइफ कैरियर हो, और बिकॉज वो मिक्स होकर एम्ब्रियो बनने वाला है, वो चाइल्ड में हो सकता है. तो उसमें वी स्क्रीन दैट एम्ब्रियो कि क्या ये एम्ब्रियो को थैलेसीमिया है या नहीं है. देयर इज़ नो ब्लैंकेट टेस्ट कि आई कैंट स्क्रीन एम्ब्रियोज कि इसको कुछ नहीं है. इफ़ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स ऑफ सम पर्टिकुलर डिजीज़, वो डिजीज़ के बारे में मैं एम्ब्रियो को चेक कर सकता हूँ. ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री हो, कोई जीन मिल जाए हमें कि ये जीन से होता है, तो आई कैन स्क्रीन द एम्ब्रियो. तो वो PGT-M से हम स्क्रीन करते हैं. थर्ड टेस्ट इज PGT-SR कि हमारा कैरियोटाइप, इट इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड, पर हमारा क्रोमोसोम के रिपोर्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आए, समटाइम्स ट्रांसलोकेशंस करके एक चीज़ आती है कि एक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम गोज इनटू अ डिफरेंट पार्ट, तो उसमें हम PGT-SR करते हैं. बट the newest advance in this was something called HLA matching. So we did the first HLA matching by IVF in India. I think it was in 2018, 2019. And that is called creation of savior siblings. Example, it is a very interesting thing. Husband wife को थैलेसीमिया माइनर है, उनको एक फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, उसको वो चाइल्ड को थैलेसीमिया मेजर आया. उनको पता ही नहीं था तब कि वो माइनर है. अब जब भी थैलेसीमिया मेजर चाइल्ड हो, दैट चाइल्ड नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि वो थैलेसीमिया की वजह से ब्लड नहीं बनता. राइट. बिकॉज इनिशियली चाइल्ड छोटा होता है,
तो ट्रांसफ्यूजन 1-1.5 महीने पे 2 तो चल जाता है. जैसे चाइल्ड की एज बढ़ती है, देयर ब्लड डिमांड इंक्रीजेस, तो इवेंचुअली जल्दी करना पड़ता है. दे माइट नीड वीकली ऑल्सो इवेंचुअली एट द एज ऑफ 15-20, एंड देयर लाइफ इज अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 years, I mean max. तो इसमें द ट्रीटमेंट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट. बोन मैरो ट्रांसप्लांट में सबसे हाईएस्ट चांस ऑफ हैविंग अ गुड मैच is the brother or the sister of the affected child. And if the couple has 2 kids, एक में थैलेसीमिया मेजर एक में नहीं है, तो they can check कि वो दूसरे child का HLA मैच है या नहीं है. But the chances of, भले हाईएस्ट हो, the chances are still very very less. अगर वो मैच ना हो तो मदर फादर का टेस्ट करते हैं. अगर उसमें भी ना हो तो जनरल रजिस्ट्रीज में चेक करते हैं कि फुल मैच नहीं पर पार्शियल मैच भी मिल जाए तो भी दे कैन ट्राई. बट अगर फुल मैच ना हो तो वो रिजेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है कि बोन मैरो ट्रांसफ़र तो किया किसी अनरिलेटेड डोनर से, पर बॉडी डिडंट एक्सेप्ट, तो वो इट इज़ अ हार्मफुल थिंग फॉर द चाइल्ड हो जाता है. तो इसमें वी डू IVF, वी क्रिएट एम्ब्रियोस. हम एम्ब्रियोस में स्क्रीन करते हैं कि क्या इसको थैलेसीमिया है कि नहीं है. जो थैलेसीमिया ना हो जिन एम्ब्रियोस में, उसमें HLA मैचिंग भी करते हैं. ओके. एंड वी ट्रांसफर दैट एम्ब्रियो विच इज़ HLA मैच्ड, थैलेसीमिया फ्री एंड PGTA नॉर्मल. तो जो भी चाइल्ड बॉर्न हो इज़ अ सेवियर सिबलिंग फॉर द अफेक्टेड चाइल्ड. कि जब वो चाइल्ड की एज बढ़ती है, 1-2 साल की एज होती है, हेल्दी हो जाता है वो चाइल्ड, 10-15 kgs क्रॉस कर देता है, देन दे आर हेल्दी इनफ टू ट्रांसफर बोन मैरो टू द अफेक्टेड चाइल्ड. सो दैट अफेक्टेड चाइल्ड इज क्योर्ड ऑफ दैट डिसीज. सो देर आर मेनी people who say कि ethically कर सकते कि नहीं कर सकते, but we have done more than 15-20 cases till now. If you see those parents who have an affected child, you will realize how difficult it is for them, Right. knowing that their child won't survive for more than a few years. They don't have any options. उनकी life handicapped हो जाती है क्योंकि उनके transfusions के बारे में ही सोचते हैं, illnesses बढ़ जाती है. For them this is a blessing. I mean there is no other way to treat that child. Plus you are giving another child which is normal. So it is a very beautiful thing which can happen only through IVF. Such advances happened in the last 10 years only. मतलब ये चीज़ नेचुरली नहीं हो सकती, ये इस टेक्नोलॉजी के जरिए. There is no other way. अब उसको अवॉइड नहीं कर सकते इस चीज़ को. I mean, if you have a brother sister who is fully matched तो well enough. पर अगर ना हो तो क्या करोगे आप? तो क्या करोगे? क्योंकि एवरेज 20-25 साल की अगर एज होगा इस रीज़न की वजह से, तो फिर तो ऑफ कोर्स एज यू राइटली सेड कि लाइफ ही हैंडीकैप्ड हो जाती है. It is very difficult for them. I mean, if you meet them only then you realize how difficult it is for them. Child की भी life और parents की भी life. Right. Okay, so मैं now I would like to know in detail about, जैसा आपने ये सारी चीज़ें बताई, about your particular hospital bank का IVF, when it started, और किस तरह की टेक्नोलॉजी IVF और जो आप अडॉप्ट करते हो. I would like to know in detail. So my grandparents were gynecologists. Okay. They were the first people to start basic fertility treatments जो वो ज़माने में होती थी. Then my father is also a gynec. Dr. Manish Pankar is a very well-known name in the field of infertility. And he was the first few people to start IVF in the country. Okay. And then I'm the 3rd generation gynec. May I know the year when it started? So I mean, our first hospital was in 1960s. I mean, so it's 1960s. More than 65 years. Generations. So I mean, it's through 3 generations. You're calculating the year is difficult because it is beyond way before my birth, but True, it started way back. We moved to IVF in the last 20-25 years, but since my father was the first to start IVF was very different at that point in time. हम अलग तरीके से करते थे, which was called gift, और बहुत सारी अलग-अलग names use होती थी. But then we shifted to where we are today since the last 15-20 years, and our mindset is to offer the best treatments, best in terms of drugs used in IVF. I mean, quality of injections, quality of IVF lab. Where we focus mainly is on the IVF lab. Injections तो कोई भी दे सकता है. Your embryos are formed in the lab, and embryology lab is a mindset. It is not कि वो एक रूम में लैब बना दी. बहुत कुछ कर सकते हो. It is a very complex place. क्या every minute ऑक्सीजन लेवल्स, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स, वॉलेटिलिटी लेवल्स, ह्यूमिडिटी, हर एक इंक्यूबेटर का वो चेक्स, माइक्रो चेक्स होता रहना. सो इट इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रोसेस विच हैपन्स हियर, एंड हेंस वी आर एबल टू गिव high pregnancy rates to our patients just because of our QA/QC policies in the lab and years of experience.
I mean, trained here, abroad, many places, and with all lasers, treatments, जो भी advances होते हैं दुनिया में कहीं पे भी हो तो वो यहाँ हो सकते हैं. And we don't do experimental procedures. So that is one thing which we believe. Tried and tested. So we believe that India में, I mean in general, India में तो नहीं पर I mean many places across the world, जब भी कोई ट्रीटमेंट प्लान होती है तो हम एक मेडिसिन देते हैं या कोई नई ट्रीटमेंट हमने सुनी, चलो हम ट्राई करते हैं. हम 10 पेशेंट पे ट्राई किया. वी ऑल्सो रिमेंबर कि वो चलो वो 2 में बहुत अच्छा हुआ. वी डोंट नो रियलाइज कि वो 8 को नहीं अच्छा हुआ. And then we keep on offering those experimental treatments to patients. Ideally, it should not be the case. अच्छी studies होती है जो वर्ल्ड में blinded studies करते हैं, वो randomly 1000 patients में देते हैं, आधे में देते हैं, आधे में नहीं देते हैं. Then they come to a conclusion at the end of the study कि ये effective है या नहीं है. यहाँ पे it is not based on scientific evidence. It is more based on gut feelings, which we don't do at all. I mean, it is purely scientific evidence-based approach. अगर 3 टैबलेट से ज़्यादा एक टैबलेट की ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं देते हैं. सो दैट इज़ वेयर आवर एथिकल स्टैंडर्ड्स आर, आवर मॉरल स्टैंडर्ड्स आर, हाउ ट्रांसपेरेंट वी आर विद द पेशेंट्स एंड आवर लैब क्वालिटीज. सो दैट वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री कम हियर फॉर ट्रीटमेंट. सो काइंड ऑफ जो सैम्पल होता है ना, जो डेटा सैम्पलिंग जो वो स्टडीज रिवील करती है, एंड प्लस द क्वालिटी चेक. I mean, you need to measure. Only if you measure, you can know if you're doing good or not. Right? It is not arbitrary. मुझे लगा, इनको लगा. You have to measure each and every parameter. Only if you can measure it, you can analyze it. So all data are analyzed. जो भी clinic का data हो, it is all converted into a quantified material. So even we can analyze our data at the end of every month. So it is a very evidence-based approach. Right, and one more thing I really liked, because of course before coming in touch with you, I'm little active on social media. जैसे Instagram मैंने देखा, जब भी कोई एक सक्सेसफुल IVF होता है तो उसका जैसे एक नंबर का बोर्ड होता है, उस पर आप उसको So we have just, I mean, it is not mandatory or anything. We like to do it. एक अच्छी ना, एक नंबर्स का एक हमें भी होता है कि हाँ. There are so many patients जो so IVF में एक चाइल्ड 2 चाइल्ड कुछ भी हो सकते हैं, राइट. तो बहुत सारे पेशेंट्स का फर्स्ट IVF हुआ होता है. सपोज 2020 में हमने एक IVF किया, उनको एक बच्चा हो गया. दे हैव एम्ब्रियोज विद अस. वो अभी 24 में सेकंड चाइल्ड के लिए आए. ओके. तो वो मुझे बताते, वो फोटो बताते हैं कि हम जो देखो हम आए थे तब 10,000 का था, अभी हम आए तो 17,000 हो गया है. तो दे ऑल्सो रिमेंबर के इतना कुछ हुआ है. इट इज़ अ मेमोरी फॉर देम. यस. इट इज़ फन. Right. Okay, one more thing. I will not say out of the context, but ये सवाल YouTube में और कई बार जैसे पूछा जाता है, लोग इसके बारे में अपना ओपिनियन रखते हैं. So I also like to ask this particular thing, that regarding masturbation, good or bad, in what particular sense? It is healthy. It's healthy. You should not get addicted to it कि नॉर्मल इंटरकोर्स करने में प्रॉब्लम आए. There are people who are so used to masturbation कि वो नॉर्मली इंटरकोर्स नहीं कर सकते. नहीं कर पाते. That creates problems in their personal life later on. Okay. But I mean, it is a healthy approach. And what frequency, like जैसे होता है ना, लोग इसके बारे में हम खाली चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. There is no frequency. कोई टेस्ट ऐसा नहीं होता कि I mean कितना तक it is normal, it is not. I mean it should not be pathological कि रोज सुबह शाम काम से भी ध्यान निकल के आपका ध्यान इस पे हो. But there is no frequency as such. Access नहीं होना चाहिए. I mean, that should not be controlling your life. Yes, right. That is the frequency. I mean, if it is controlling your life in any way, just like any vices, then it becomes a vice. Right. I mean, otherwise, it's a healthy thing a healthy habit. Correct. Well, this particular podcast was so insightful. Got to know about a lot of things. और ये बात पता चली कि जो IVF process होता है वो कितना एक at a microscopic level क्या क्या चीज़ें होती है. जब जैसे आपने बताया अबाउट डिजीजेज, अबाउट जेनेटिक टेस्टिंग, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है. सो इट वाज ग्रेट टू हैव एन इंटरेक्शन विथ यू, और बहुत कुछ जानने को मिला. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर. आई हैड अ ग्रेट टाइम हियर. होपफुली कुछ नॉलेज दे सका. डेफिनेटली. वन फाइनल मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर अनमैरिड तो एक फ्रीजिंग इज़ अ गुड ऑप्शन. डोंट बी मिसलेड बाय फोक स्टोरीज. सेलिब्रिटीज़ क्यों प्रेग्नेंट हो सकती है? क्योंकि ये सारे अप्रोचेस स्टेप्स वो पहले ले चुके हैं. बिफोर टर्निंग 30 एक फर्टिलिटी चेकअप हो जाना चाहिए. आई मीन जस्ट बेसिक असेसमेंट. एटलीस्ट यू नो कि फ्यूचर में आप में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, हाउ योर स्टेटस इज. हम शादी से पहले सब कुछ चेक कर लेते हैं, पूरा बैकग्राउंड चेक हो जाता है, पर एक फर्टिलिटी चेक नहीं होता. तो वन थिंग इज कि व्हेन यू टर्न 30
30th बर्थडे पे एक रूल रखो कि एक बार एक फर्टिलिटी असेसमेंट कर लो, करना so that you know you don't fall into a difficult situation later on in your life. राइट Right? But thank you so much. बिल्कुल It was fun.